नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 7 अगस्त के तीनों शिफ्ट के हम टोटल पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद लास्ट में हम फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन था? सभी को पता है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर बात करें भारतीय राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर हुआ था, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश था, जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तर भागों में बना था। कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक 3 सदस्यीय समिति नियुक्त किया, जिसके अलावा इसके नेताओं के नाम पर जेबीवी समिति के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को खारिज कर दिया था। तेलुगु बहुमत वाले राज्य के गठन की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं में से एक पोट्टी श्री रामालू का आमरण अनशन करने के बाद 16 दिसंबर 1952 को निधन हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का नाम से पहले राज्य का निर्माण हुआ था। बाद में इसका नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ। इसमें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान किया गया था। एसआरसी ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत का राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव है। भारत में वर्तमान जो है भारत का राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव है। अरविंद श्रीवास्तव ने आज वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग में सचिव पद का कार्यभार संभाला। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 18 अप्रैल 2025 को श्री श्रीवास्तव को राजस्व विभाग का सचिव पद पर नियुक्त किया था। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। उनकी नियुक्ति भारत सरकार के मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा 18 अप्रैल 2025 को अनुमोदित किया गया। श्री श्रीवास्तव 1994 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिन की संधि किसके बीच कब और हस्ताक्षर हुआ था? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच 1802 में जो है बेसिन की संधि हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षरित हुआ था। यह समझौता ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। बाजीराव द्वितीय पुणे के मराठा पेशवा थे और इस संधि पर पूना के युद्ध के बाद हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को निर्णायक विजय प्राप्त हुआ और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हुआ था तथा मराठा शक्ति का विघटन हुआ था। बाजीराव ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा थोपी गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। पेशवा की गद्दी के बदले में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दिया था। 13 मई 1803 को आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पूना में प्रवेश किया और बाजीराव को पेशवा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2000 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 1 दिसंबर 2000 में सिंगल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। पीएमजीएसवाई के चरण 2 के मई 2013 के दौरान मंजूरी दिया गया और साथ ही पीएमजीएसवाई फर्स्ट को भी जारी रखा गया था, क्योंकि पीएमजीएसवाई चरण 2 का मतलब है ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन और वृद्धि के लिए, और पहले चरण में गाँव की सुगमता के लिए बनाई गई सड़कें हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने जुलाई 2019 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 3 को मंजूरी दे दिया, जिसमें ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अस्पतालों के आवासों को जोड़ने वाले मार्गों के माध्यम से है और प्रमुख ग्रामीण संसर्ग को समेकन शामिल है। केंद्र सरकार ने सड़कों के विकास के लिए प्रावधान किया है और केंद्रीय सड़क निधि ने बुनियादी ढांचे को भुगतान किया, जो केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 के तहत बनाया गया एक गैर देय कोष हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेस्ट बुक के द्वारा मिशन ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 483 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, एसएडब्ल्यू ने आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आपके जितने भी एग्जाम होंगे, एसएससी, रेलवे या कोई भी 900+ एग्जाम का, आपको सभी मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। इसके अलावा 35,000+ प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए, मात्र आपको 483 मिल जाएगा। अभी रेलवे के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, एलपी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, ग्रेजुएट लेवल का, इन सभी का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं लगेगा आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, आपका स्कोर जब बढ़िया हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्थियन लोग कहाँ से आए थे? ईरान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर्थिया से आए थे। पार्थियन लोग ईरान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर्थिया से आए थे। वे पानी नामक एक खानाबदोश जनजाति थे जो सेल्यूलूड साम्राज्य से स्वतंत्र होकर एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने से पहले कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में रहते थे। पारसिया जो है एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो वर्तमान ईरान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। पारसियन लोगों ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था जब उन्होंने सेलूसिड साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था जिसमें जो है 451 धाराएं और 15 अनुसूची था। अगर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें 1935 से संबंधित, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसे भारत के संविधान का आधार माना जाता है। इस अधिनियम ने भारत में संघीय ढांचे, प्रांतीय स्वायत्तता और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया और भारतीय विधानमंडल और मंत्रियों की शुरुआत किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने रक्षा, विदेशी मामलों और वीटो शक्ति जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 किससे संबंधित है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और 15 जून 2005 से लागू हुआ था। अगर बात करें इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो आरटीआई विधेयक भारत की संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था। हर दिन औसतन 4800 से अधिक आरटीआई आवेदन दाखिल किए जाते हैं। यह अधिनियम भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज में किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे अस्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा तरीका होता है? शिफ्ट प्लस डिलीट से इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें विंडोज में किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे अस्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यह रिसाइकिल बिन को बाईपास करता है और फाइल को सीधे हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रियों की श्रेणियों का डिसेंडिंग ऑर्डर यानी उच्च से निम्न में विवरण को हमें सजाना है। तो सबसे पहले बात करें तो कैबिनेट मंत्री हो जाएगा, उसका स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हो जाएगा, उसके बाद राज्य मंत्री हो जाएगा, उसके बाद अतिरिक्त प्रभार मंत्री हो जाएगा। इस प्रकार ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय होता है? नींबू का रस अम्लीय होता है। अगर बात करें अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन H+ दान करते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिनबस को लाल कर सकते हैं। सामान्य अम्लों के उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, ये सभी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोडाफोन कंपनी की शुरुआत कब हुआ था? भारत में जो वोडाफोन कब आया था? ये 2007 में आया था। और वहीं पूछा जाए वोडाफोन कंपनी की शुरुआत की बात करते ये 1982 हो जाएगा, लेकिन भारत में जो है 2007 में इसकी शुरुआत हुआ था। कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो वोडाफोन कंपनी की शुरुआत 1982 में हुआ था। उसे रैकल कंपनी ने शुरू किया और बाद में इसका नाम वोडाफोन हो गया। 1985 में वोडाफोन ने ब्रिटेन में पहला मोबाइल फ़ोन नेटवर्क लॉन्च किया था। शुरुआत की बात करते हैं वोडाफोन की शुरुआत 1982 में रैकल कंपनी के हिस्से के रूप में होता है जिसका नाम रैकल वोडाफोन लिमिटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर में टास्क मैनेजमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का प्रयोग किया जाता है। यह शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर को तुरंत खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। टास्क मैनेजर एक ऐसा टूल है जो आपको अपने कंप्यूटर पर चल रहे सभी प्रोग्राम, प्रोसेस और सर्विसेज को देखने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी जजमेंट। अगर बात करें न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी जिन्होंने 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और गुजरात उच्च न्यायालय ने से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बने और जिनका जो है लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड धारक है। अगर बात करें बेला माधुर त्रिवेदी जो है जन्म 10 जून 1960 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है। न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले उन्होंने गुजरात में मोदी सरकार के कानून सचिव के रूप में कार्य किया है। जब नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तो उसके बाद वह 2016 से 21 तक गुजरात के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्षरता पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। साक्षरता का अर्थ है कि पढ़ना और लिखना दोनों में सक्षम होना। अगर बात करें साक्षरता का अर्थ है कि पढ़ना और लिखना दोनों में सक्षम होना। किसी व्यक्ति को साक्षर तब माना जाता है जब वो किसी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है।
भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर लगभग 74% है, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO का मुख्यालय कहाँ है स्थित? ये जो जिनेवा में हो जाएगा। अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। टेड्रोस एडोहोनम विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है, इसलिए प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड WHO के शासी निकाय है। WHO को अपने सदस्य देशों से निधि प्रदान होता है, जो अनिवार्य या स्वैच्छिक हो सकता है। जो देश यूएनए का सदस्य हुए WHO का सदस्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 से 15 मार्च तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली का त्यौहार मनाया जाता है। 13 से 15 मार्च के बीच होली का त्यौहार मनाया जाता है। 13 मार्च को होलिका दहन, जिसे छोटी होली कहा जाता है, और 14 मार्च को जो है रंगा वाली होली यानी धुलेंडी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा के बारे में रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। सौर ऊर्जा के बारे में विभिन्न जिज्ञासाओं हो सकता है, इसमें इसकी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और सौर ऊर्जा अपनाने की प्रक्रिया शामिल होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक दिल्ली सल्तनत से पूछा गया था प्रश्न, ये भी आपको पूरा नहीं मिल पाया है, इसको भी आप लोग कमेंट बता दीजिए। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो जरूर बताइए कि इसको जो है अगले वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा। 1206 से 1526 तक लगभग 320 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन करने वाला इस्लामी राज्य हो जाएगा। अगर बात करें इस दौरान 5 राजवंश गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी ने दिल्ली पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो मोहम्मद गुरिका का पूर्व गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2024 के क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। 2024 के क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला है। उन्हें यह पुरस्कार आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में दिया गया है। बुमराह को यह पुरस्कार सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल में कौन सा गुण नहीं होता है? कड़वा स्वाद जो है अम्ल में नहीं होता है। अगर बात करें अम्ल में कड़वा स्वाद नहीं होता बल्कि खट्टा स्वाद होता है। अम्ल नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है और धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023-24 में पूर्ण सभापति राज्य कौन बना था? मिजोरम बना था। यह बस सभापति नहीं, साक्षरता वाला राज्य होना चाहिए था। अगर बात करें मिजोरम ने पूर्ण साक्षरता राज्य का आंकड़ा पार कर लिया, यानी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा परिभाषित 95% से अधिक साक्षरता दर, जिसे पूर्ण साक्षर के रूप में माना जाता है, यानी मिजोरम बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर गलत जो टाइपिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2023-24 के PFLS सर्वेक्षण के अनुसार मिजोरम के साक्षरता दर 98.20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, टास्क मैनेजर के खोलने के शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से जो है टास्क मैनेजर को ओपन किया जाता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? सभी को पता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। इस डेट को याद रखिएगा। अगर बात करें यह 1761 में मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगान सेना यानी अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि अब्दाली के हाथों में सतलज नदी के उत्तर में पंजाब पर मराठाओं का आधिपत्य समाप्त हो गया। नजीब उद दौला की कमान के तहत रोहिल्ला दुआब क्षेत्र के अफगान अम्ब सूखा खान और अवध शुजाउद्दौला थे। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, जो छत्रपति मराठा राजा और पेशवा मराठा प्रधानमंत्री के बाद तीसरे स्थान पर थे। मुख्य मराठा सेना पेशवा के साथ दक्कन में तैनात थी। अंत में युद्ध अफगान सेना द्वारा गयाओं, जिसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। यह युद्ध मराठा साम्राज्य के पतन का परिणाम था। पानीपत का पहला युद्ध की बात करते हैं 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव रखा गया, यानी बाबर जीत गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में मुगल राजा अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच लड़ा गया और हेमू हार गया था। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें, 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल शाह अकबर के बीच लड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुकर पुरस्कार 2025 कौन सी किताब के लिए किस लेखक को मिला था? पुस्तक हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक को दिया गया था। अगर बात करें 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प को मिला है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। यह पुरस्कार 12 लघु कहानियों के संग्रह के लिए दिया गया है, जो दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदायों में महिलाओं के जीवन को दर्शाता है। अगर लेखक की बात करें तो बानू मुश्ताक एक कन्नड़ लेखिका है और वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है। पुस्तक की बात करें तो हार्ट लैम्प लघु कहानियों का एक संग्रह है, जिसे कन्नड़ से दीपा भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। विषय की बात करें तो पुस्तक में 1990 से 2023 तक के बीच लिखी गई कहानियाँ शामिल है, जो मुस्लिम महिलाओं के जीवन में पितृसत्ता, गरीबी और आध्यात्मिकता आकांक्षाओं के अनुभवों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का वर्णन करता है? 5वीं और 6ठी अनुसूची करता है। अगर बात करें भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 5वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244 फर्स्ट के तहत परिभाषित है और इसमें उन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के प्रावधान शामिल है जो 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। 6ठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्र वे हैं जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक है और उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ दिया गया और जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची यह सुनिश्चित करता है कि इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा किया जाए और उनके विकास को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहलगाम हमले 22 अप्रैल 2025 के बाद भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य रूप से यह क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 टाइप का पूछा गया। ऑपरेशन सिंदूर में किस मिसाइल का उपयोग किया गया था? ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया था या जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था? टोटल इसके डिटेल फैक्ट देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य रूप से ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया गया था। इसके अलावा भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। ऑपरेशन सिंदूर जो 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर किया गया, जब भारतीय सशस्त्र बलों ने विभिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया था। ऑपरेशन सिंदूर यह भारत का प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशन था, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में स्थित आतंकवादी के ठिकानों पर किया गया। हमला कब हुआ? 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई कब हुआ था? 6 से 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत। उद्देश्य क्या था? आतंकवादी कैंपों को टारगेट करना, जिनका संबंध पहलगाम हमले से था। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है? मुंडा विद्रोह को जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है। उलगुलान को 1860 के 1920 की अवधि में सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह के रूप में जाना जाता था। यह एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ और इसमें विद्रोही सामंती जमींदार कार्यकाल की शुरुआत के खिलाफ लड़ने के लिए एक राजनीतिक बल इकट्ठा किया गया था। अगर बात करें, मुंडाओं ने 1879 में छोटा नागपुर क्षेत्र में सक्रिय विद्रोह किया था। ब्रिटिश सशस्त्र बलों को इसके बाद तैनात किया गया और उनके नेता बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और उन्हें कैद कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ctrl+S का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। Ctrl+S का उपयोग किसी खुले हुए दस्तावेज या फाइल को सहेजने के लिए किया जाता है। यह एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जो लगभग सभी कंप्यूटर प्रोग्राम में उपलब्ध होता है और इसका उपयोग किसी भी दस्तावेज या फाइल को वर्तमान स्थिति में सहेजने के लिए किया जाता है। Ctrl+S दबाने से खुले हुए दस्तावेज या फाइल में किए गए सभी परिवर्तन सहेजे जाते हैं। यदि फाइल पहले से ही सहेजी गई है तो इसे उसी नाम और स्थान पर सहेजी जाएगी। यदि फाइल पहली बार सहेजी जा रहा है तो एक सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जहां आप फाइल का नाम और स्थान चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयोग होता है। संपर्क विधि का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। यह एक औद्योगिक प्रक्रिया जिसका मुख्य उपयोग मुख्य रूप से पेंट, उर्वरक, अपमार्जक और प्लास्टिक जैसे उत्पादों के लिए किया जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो पेंट, अपमार्जक, उर्वरक और प्लास्टिक उत्पाद जैसे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। पेरेग्रीन फिलिप्स
ब्रिटिश व्यापारी ने वर्ष 1831 में इस प्रक्रिया का आविष्कार किया था। इस प्रक्रिया से सल्फर ट्राइऑक्साइड और ओलियम भी प्राप्त होते हैं। H2SO4 के निर्माण में संपर्क विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर के प्रमुख निर्माण चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रोडी है। इसे 1983 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के तहत लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका अर्थ होता है कि उपयोगकर्ता आवश्यकता के अनुसार डॉक्यूमेंट में फिर से लिख सकता है और मिटा सकता है या संशोधित कर सकता है। नीति आयोग से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नई योजना आयोग का स्थान ले लिया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में होता है और नीति आयोग की शुरुआत जो है 1915 में होती है। इस डेट को भी याद रखते चलिएगा। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया। यह भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। यह न तो संवैधानिक निकाय और न ही वैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार एक थिंक टैंक है जो दोनों दिशात्मक और नीतिगत आदानों को प्रदान करता है। इसे ऊपर से नीचे दृष्टिकोण के बजाय नीचे से ऊपर दृष्टिकोण द्वारा आकार दिया गया है। एक जो सूचकांक से संबंधित प्रश्न पूछा कि यह भी मिला नहीं, आप अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। एक जो मौलिक अधिकार संबंधी प्रश्न पूछा गया था, जिसमें बात करें भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर बात करें मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक और जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार न्यायोचित है और जिसका अर्थ होता है कि इन्हें अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोजुआ से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, मलेरिया, एम्बियासिस, गियार्डियासिस, टेक्सोप्लाज्मेसिस और काला जार, जो ये सभी प्रोटोजुआ से होता है। प्रोटोजुआ के कारण होने वाले कुछ प्रमुख रोग की बात करते हैं, मलेरिया, एम्बियासिस, गियार्डियासिस, टेक्सोप्लाज्मेसिस और काला जार होता है। ये बीमारी शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है और जठरांत संबंधी समस्याओं को लेकर गंभीर प्रणालीगत जटिलताओं तक के लक्षण पैदा कर सकता है। मलेरिया की बात करें, यह रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है और मच्छरों के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति की विभाजन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। राज्य सूची की बात करें तो इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को होता है। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का होता है। लेकिन अगर किसी विषय पर दोनों कानून में टकराव होता है तो संसद को कानून मान्य देता है। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? सभी को पता है, राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। मुख्यमंत्री जो राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में और राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, विधानसभा के प्रति अपने कार्य और नीतियों के लिए जिम्मेदार होता है। संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका मतलब यह है कि यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा, न कि केवल व्यक्तिगत मंत्री को। मुख्यमंत्री जो राज्यपाल को राज्य की प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराता है। वह राज्यपाल को कानून के प्रस्तावों के बारे में भी सूचित करता है और किसी भी मामले में मंत्रिपरिषद के विचारों के लिए प्रस्तुत करता है जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो। राज्य का राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य के कामकाज में राज्यपाल को सलाह देता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 164(2) में उल्लिखित विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के लिए कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता होता है। किसी राज्य का मुख्य विधि अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगर बात करें, महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और इसे उस राज्य से संबंधित मामलों में राज्य की अदालतों या सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। इसलिए राज्य का महाधिवक्ता राज्यों का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कुछ इम्पोर्टेंट बात की बात करें महान्यायवादी से संबंधित, महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से संबंधित उल्लेख किया गया है। महान्यायवादियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए योग्य होना चाहिए। महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? सभी को पता हो जाएगा, दशरथ हो जाएगा। यानी अशोक के बाद सिंहासन पर किसने शासन किया था? दशरथ हो जाएगा। सम्राट अशोक के बाद दशरथ ने लगभग 232 ईसा पूर्व से मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर शासन किया था। वह अशोक के पोते थे और उन्होंने मगध सहित मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भाग पर शासन किया था। दशरथ बौद्ध धर्म के प्रसार और अपने शासनकाल के दौरान साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने की अशोक की नीति को जारी रखने के लिए जाना जाता है। नागार्जुन पहाड़ी गुफा शिलालेख जैसे शिलालेख बताते हैं कि दशरथ ने इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित किया था और इसे संप्रदाय तथा अशोक ने भी संरक्षण दिया था। दशरथ के शासनकाल ने मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिन्हित किया है, क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद यह खंडित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले, सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच घग्गर के बाएं दक्षिण किनारे पर कालीबंगा की बस्ती स्थित है। यह भूमि के त्रिकोण में स्थित है, जहाँ दृश्यवती और सरस्वती नदियाँ मिलती है। लुइगी टेसीटोरी ने सबसे पहले यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य विशेषताओं की पहचान किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने काम खत्म होने के 34 वर्ष बाद 2003 में कालीबंगा की पूर्णतः खुदाई रिपोर्ट जारी किया था। शोध के अनुसार कालीबंगा ने सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी के रूप में कार्य किया है। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात जुताई वाला मैदान और कालीबंगा के विशिष्ट अग्निवेदियाँ इसे अन्य स्थलों से अलग करता है। क्षेत्र ने कुंडों के एक ग्रिड दिखाया, जिसमें एक सेट अधिक बारीकी से फैला हुआ था और पूर्व पश्चिम में चल रहा था और दूसरा व्यापक रूप से अंतरिक्ष में था, उत्तर दक्षिण की ओर चल रहा था। यह पैटर्न पड़ोस में आधुनिक जुताई के साथ उल्लेखनीय समानता रखता है, जहां एक खेत में 2 प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं। और लगभग 2900 ईसा पूर्व कालीबंगा क्षेत्र के नियोजित शहर के रूप में विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नगर पालिका का एक संशोधन आया था। नगर पालिका संबंधी एक संशोधन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। अगर बात करें, इस संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग के अंतर्गत लाया। यह संशोधन, जिसे नगर पालिका अधिनियम भी कहा जाता है, संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया था और अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय निकाय ULB को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वे स्थानीय शासन की प्रभावी इकाइयाँ बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1662 में पुर्तगालियों को किसके सहयोग से हटाया गया था? अगर बात करें, ये जो हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। 1663 में कोच्चि के राजा को पुर्तगालियों को उनके राज्य से बाहर निकालने में निम्नलिखित कंपनियों ने सहायता किया था। अगर बात करें, 1663 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरीनिगेड ऑस्ट्रियन कंपनी या VOC ने कोच्चि के राजा को उनके राज्य से पुर्तगालियों को बाहर निकालने में सहायता किया था। पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत से ही कोच्चि में अपनी उपस्थिति स्थापित कर दिया, जिसे मसालों के व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में उपयोग किया जाता था। डच का लक्ष्य मालाबार तट पर मसाला व्यापार और अपना वर्चस्व स्थापित करना था और उन्होंने पुर्तगालियों को अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के रूप में देखा था। डच ने कोच्चि और इस क्षेत्र के अन्य पुर्तगाली क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे दक्षिण भारत में औपनिवेशिक शक्ति की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। यह घटना एशिया में व्यापार मार्गों और संसाधनों के नियंत्रण को लेकर यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के बीच व्यापक संघर्ष का हिस्सा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020-21 से फरवरी में सरोजिनी नायडू का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 से 21 से फरवरी में सरोजिनी नायडू का जन्मदिन 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में महिलाओं की उपलब्धि और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत की कोकिला के रूप में जन्मदिन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और इस दिन को उनके भारतीय समाज में योगदान को याद करने के लिए चिन्हित किया जाता है। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय राज्य में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। उनके साहित्य कार्यों और राजनीतिक उपलब्धियों में भारतीय इतिहास और महिला सशक्तिकरण पर एक अमिट छाप छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य से संबंधित है? देखिए, इसमें नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें बिरजू महाराज, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बाला शास्त्री, उदय शंकर, सितारा देवी, ये सभी अपने अपने नृत्यों से संबंधित है। अगर बात करें नृत्य से संबंधित कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, बिरजू महाराज, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बाला शास्त्री, उदय शंकर, सितारा देवी, माधवी मृदुगुल हो जाएगा। ये सभी व्यक्ति भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न रूपों जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी जलोढ़ मिट्टी जिसमें नलकूप यानी ट्यूबवेल से सिंचाई करना मुश्किल होता है, वह कौन सा हो जाएगा? कंकरीली या रेतीली जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऐसी जलोढ़ मिट्टी जिसमें नलकूप, ट्यूबवेल सिंचाई नहीं हो सकता, वह जो है कंकर युक्त जलोढ़ मिट्टी होता है। कंकर युक्त जलोढ़ मिट्टी में कंकर, बजरी और कठोर परतें पाए जाते हैं, जिससे पानी जमीन में गहराई तक नहीं जा पाता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होता है और यह पानी को रोक नहीं पाता है, इसलिए ट्यूबवेल से सिंचाई करना कठिन होता है। कंकर युक्त जलोढ़ मिट्टी में नलकूप सिंचाई उपयुक्त नहीं होता है। जलोढ़ मिट्टी में कंकरीली या रेतीली जलोढ़ मिट्टी में नलकूप से सिंचाई करना मुश्किल होता है। इस कारण यह जो है इन मिट्टियों में पानी को रोकने की क्षमता कम होता है और पानी आसानी से नीचे चला जाए, जिससे पौधों की पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भांगड़ा नृत्य में पुरुषों द्वारा उत्साह प्रकट करने के लिए कौन सा पारंपरिक स्वर बोला जाता है? गट्टी गट्टी बोला जाता है। अगर बात करें भांगड़ा नृत्य में पुरुषों को नर्तक या भांगड़ा कराने वाले को कहा जाता है गट्टी गट्टी। ये एक वाक्यांश जो भांगड़ा नृत्य के दौरान उत्साह बढ़ाने या लयबद्धता व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भांगड़ा पंजाब का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य फसल के मौसम को विशेष रूप से बैसाखी के दौरान किया जाता है। भांगड़ा में गट्टी गट्टी एक लोकप्रिय वाक्यांश है जो नर्तकों को उत्साहित करने और लयबद्ध बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र के साथ सहयोग किया है। भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र के साथ सहयोग करता है। अगर बात करें CIRDAP की स्थापना 1979 में संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन FAO के पहल पर एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। संगठन का मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में, और यह ग्रामीण विकास नीति और प्रथाओं को मजबूत करने के लिए सदस्यों देशों के साथ काम करता है। भारत में CIRDAP के संस्थापक सदस्य है और गरीबी उन्मूलन, सतत कृषि और ग्रामीण अवसंरचना विकास पर केंद्रित है। इसके कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान देता है। 2024 में विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार किस महिला को मिला था? स्मृति मांधाना को दिया गया था। अगर बात करें 2024 के विजडन अग्रणी महिला क्रिकेटर का पुरस्कार स्मृति मांधाना को मिला है। विजडन क्रिकेटर ऑलमैनक को 2025 के संस्करण में स्मृति मांधाना को 2024 के लिए दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया था, जिससे उन्होंने 5 शतक बनाए थे, जिनमें 4 एक दिवसीय मैच में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्यकालीन भारत में डाक व्यवस्था के लिए घोड़े का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है अश्व, डाक या उल्लूक कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में डाक व्यवस्था के लिए घोड़े का उपयोग किया जाता है, जिसे अश्व, डाक या उल्लूक कहा जाता है। घोड़ों का उपयोग करके संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से पहुंचाया जाता था। इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस प्रणाली का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि हर 4 मील पर घोड़े तैनात होते थे और संदेशवाहक इन घोड़ों का उपयोग करके संदेश को आगे पहुंचाते थे। पैदल डाक के लिए भी व्यवस्था था, जिसे दावा कहा जाता था। इसे जो है हर मील पर 3 स्टेशन होते थे।
जो दो प्रकार का उल्लेख है, अश्व डाक जिसे उल्लू कहा था और पैदल डाक सेवा जिसे दावा कहा जाता था। यह व्यवस्था उस काल में संचार और प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये जो है मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष करने से संबंधित है। भारतीय संविधान के 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा राज्यसभा के विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। यह आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने प्रारंभिक शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बना दिया। इस अनुच्छेद में 21A को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित प्रणाली अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 इसमें शामिल भूमि सुधार और अन्य कानूनों के न्यायिक समीक्षा से रक्षा के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वन और वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 48A संबंधित हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A वन और वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के साथ ही वन और वन्यजीव की सुरक्षा करने का प्रयास करने का निर्देश देता है, जिसमें संविधान के अनुसार यह जो अनुच्छेद 48 है राज्य के नीति निशानी DPSP का हिस्सा है। यह अनुच्छेद 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 51A जी के साथ मिलकर काम करता है, जो नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा करने और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने का कर्तव्य लगाता है। एक जो बजट 2024 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, अगर बात करें बजट 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो बजट का प्रमुख फोकस रोजगार, स्केलिंग, MSME और मध्यम वर्ग पर रहा। पिचकारियों को समाप्त कर और स्टार्टअप और इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिला। विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल टैक्स नियम एवं खनन और क्रूज पर्यटन क्षेत्र में राहत प्रदान किया गया। बजट 2024-25 रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग पर केंद्रित है। इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने हेतु निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रकाश की परिकल्पना किया गया था। उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बात करें MS वर्ड, वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एक MS एक्सेल से प्रश्न पूछा गया। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी MS एक्सेल पूछा गया क्या है? ये जो है MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाएगा। वह शॉर्टकट की बात करें तो कीबोर्ड शॉर्टकट, जिसे हॉट की या शॉर्टकट कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राज्य में सबसे ज़्यादा कानूनी अधिकार किसका होता है? राज्य के महाधिवक्ता का होता है। राज्य में सबसे ज़्यादा कानूनी अधिकार राज्य के महाधिवक्ता का होता है। महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं, किसी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी महाधिवक्ता होता है। संवैधानिक पद की बात करिए, एक संवैधानिक पद जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। कानूनी सलाह की बात करें तो महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। अन्य अधिकारी की बात करें तो वह राज्य के लिए कानूनी कार्रवाई में भी भाग लेता है। अटॉर्नी जनरल से संबंधित प्रश्न की बात करें तो महाधिवक्ता राज्य के अटॉर्नी जनरल के साथ समन्वय रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो वैश्विक व्यापार नियमों को निर्धारित और विनियमित करता है और वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, WTO करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो व्यापार नियमों को निर्धारित और विनियमित करता है। विश्व व्यापार संगठन WTO है। WTO जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, 164 सदस्यों के एक अंतर सरकारी संगठन जो वैश्विक व्यापार के लिए नियमों को निर्धारण करता है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो व्यापार उदारीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे विश्व स्तर पर सुचारू और पूर्वानुमेय प्रवाह सुनिश्चित हो सके। 1995 में स्थापित किया गया था। WTO ने सामान्य ट्रैफिक और व्यापार समझौते GATT की जगह लिया, जो 1948 से प्रभावी था। यह व्यापार समझौते पर बातचीत करने और WTO के समझौते के प्रति प्रतिभागियों के पालन को लागू करने के लिए एक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है। 164 देशों से औद्योगिक 2023 तक WTO विश्व व्यापार के 98% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है, आर्थिक अन्योन्य श्रेय और वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों को कृषि उपयोग के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए भूजल बढ़ाने वाली योजना कौन सा हो जाएगा? अटल भूजल योजना हो जाएगा। लेकिन कुछ और बता लें, इससे संबंधित नहीं बल्कि कुछ और प्रश्न पूछा गया था। जो स्वच्छ पानी पिलाने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया था? स्वच्छ पेयजल योजना यानी कि जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत किया गया था। जल जीवन मिशन ही सरकार का वह प्रमुख योजना है जो स्वच्छ
पीने के पानी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अटल भूजल योजना किसानों को कृषि उपयोग के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए भूजल स्तर बढ़ाएगा। सरकार कृषि आवश्यकताओं के लिए भूजल और गंगा नदी के पानी की उचित आपूर्ति के साथ जल निकायों को पुनर्द्वार सुनिश्चित करेगा। अटल भूजल योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी लोग उठा सकते हैं। अगर बात करें निम्न योजना और उसके उद्देश्य की, जल जीवन मिशन योजना का हर ग्रामीण घर को नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सेवा सुधारना है। अमृत योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम सुधारना है। अटल भूजल योजना का उद्देश्य जो हो जाएगा भूजल के स्तर को बढ़ाना और सामुदायिक सहभागिता से इसे सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं किया जाता है? एंड्रॉयड का प्रयोग नहीं होता, ये जो है स्मार्टफोन के लिए होता है। कंप्यूटर और लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर और लैपटॉप आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक ओएस और लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स ये तीनों जो है डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाता था? इसे जातक कथाएं कहा जाता है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जातक कथाएं में पाया जाता है। ये कथाएं बौद्ध साहित्य का हिस्सा है और गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जिनमें मानव और पशु दोनों के रूप में उनके पूर्वजों का वर्णन करता है। इन कथाओं में बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए विभिन्न जन्मों से पुनर्जन्म लेते हैं। जातक कथाओं में लगभग 550 कहानियां जिनमें कुछ चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की है। ये कथाएं न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सामान्य रूप से मानव जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किसके साथ मिलकर वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ किया है। दिल्ली सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है जिसके तहत शहर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजधानी में एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को पहला वय वंदना कार्ड वितरित किया है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 5 लाख की निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके तहत दिल्ली सरकार की योजना के तहत 5 लाख का कवरेज प्रदान किया जाएगा जिससे कुल स्वास्थ्य बीमा 10 लाख रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वर्तमान डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 को इसके पद पर नियुक्त किया गया है। अगर बात करें पूनम गुप्ता को, नहीं, पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 से आरबीआई डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया। वे पिछले डिप्टी गवर्नर माइकल पत्रा की जगह लिए हैं और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से शिक्षा प्राप्त कर चुकी है और वर्तमान में NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की डायरेक्टर जनरल है। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद में शामिल थी। अगर बात करें एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें इसका मुख्य उद्देश्य जो पूर्वी एशिया और भारत के साथ व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना जाता है, एक अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी था जिसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट को द्वारा एक शाही चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी एशिया और भारत के साथ व्यापार करना था। इसकी स्थापना जो 1600 में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा शाही चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 से 91 तक भारत का औद्योगिक विकास के सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या था? मुख्य उद्योग और बुनियादी ढांचे पर हावी होना था। 1947 से 91 तक भारत का औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और विदेशी देशों पर निर्भरता को कम करना था। सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात, कोयला, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख उद्योगों को हावी होने की जिम्मेदारी सौंपा गया था। ध्यान समाज के समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने पर था जिसमें राज्य उद्योगों और संसाधनों को नियंत्रित करने में अग्रणी भूमिका निभाता था। सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसे मुख्य श्रमिक उद्यम स्थापित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम साहित्य क्या है? तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य जो लगभग 300 से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। इसमें 3 संगम साहित्यिक सम्मेलनों का संकलन किया, जिनमें पांड्य शासकों द्वारा मदुरै में आयोजित किया गया था। संगम साहित्य में कविताएं, महाकाव्य और व्याकरण ग्रंथ शामिल है, जो प्रेम, युद्ध, शासन, व्यापार और शोक जैसे विषयों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नरम दल और गरम दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2 गुटों में विभाजित हो गया था। और नरम दल, गरम दल, नरम दल जिसका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग और संवैधानिक सुधारों में विश्वास रखते थे। वहीं गरम दल जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, स्वराज्य और स्वदेशी नीतियों के पक्षधर थे और ब्रिटिश शासन के प्रति अधिक मुखर दृष्टिकोण रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? 919 हो जाएगा। 2011 की जनगणना से बाल लिंगानुपात जो है 919 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0 से 6 वर्ष की आयु में वर्ग प्रति 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां हैं। और वहीं 2011 की जनगणना में यह अनुपात जो है 927 हो गया। तो ये जितने भी 7 अगस्त के प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको लगातार जो है एनालिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट साहब, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक के द्वारा ऑफर चलाया जा रहा है, जिन लोगों को भी पास परचेज करना जाकर परचेज कर लीजिए। मात्र आपको 1 साल का पास करो 483 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या डायरेक्ट आप कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए। आपके जो है SSC, रेलवे यानी इंडिया के 900 प्लस एग्जाम का आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, यानी बहुत सारा टेस्ट देखने को मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं लगाइएगा आपका एग्जाम में स्कोर नहीं बनने वाला है। क्योंकि मॉक ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। जाकर मॉक लगाइए जिससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।